Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का एमसीक्यू शुरू करने से पहले जो पिछला एमसीक्यू है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कुछ पूर्ण संस्था के उदाहरण है? परिवार, शिक्षा, जेल और अस्पताल। तो पूर्ण संस्था की बात कौन करते हैं? गवर्नमेंट महोदय करते हैं। जेल और अस्पताल को वो टोटल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी 3 और 4, क्योंकि वे कहते हैं कि संपूर्ण संस्था इसलिए कहते हैं कि इन सब का प्रभाव हमारे जीवन में संपूर्ण जीवन में पड़ता है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो पढ़ रहे हैं और अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? ऑप्शन ए प्रथा, लोकाचार, जनरीति एवं संस्था। ऑप्शन बी जनरीति, लोकाचार, प्रथा एवं संस्था। ऑप्शन सी जनरीति, प्रथा, लोकाचार एवं संस्था। ऑप्शन डी लोकाचार, जनरीति, प्रथा एवं संस्था। तो यहाँ संस्था के विकास की बात की गई है। संस्था के विकास के बारे में, संस्था के उद विकास का अध्ययन किसने किया है? समनर महोदय ने किया है। फोकवेज उनकी बुक आती है, इसमें वो संस्था के उद विकास की बात करते हैं। तो समनर महोदय ने संस्था के विकास में कौन से क्रम बताए हैं? याद रखिएगा वो फॉर्मूला IHFCMI, ये आपको याद रखना है। संस्था के उद विकास का यह क्रम है और यह इस क्रम के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखिए और संस्था के बारे में डिटेल अपनी जानकारी प्राप्त करिए। तो यहाँ आई से हो गया आइडिया, एच से हो गया हैबिट्स, एफ से हो गया फोकवेज, सी से हो गया कस्टम, एम से हो गया मोड्स और आई से हो गया इंस्टीट्यूशन। तो अब बताइए आप सीक्वेंस इसका क्या लगा सकते हैं? तो सबसे पहले आइडिया आता है, अर्थात कोई विचार होगा। विचार यहाँ कहीं नहीं है सबसे पहले। फिर हैबिट्स आती है, हमारी आदतें आती हैं। तो आदतें भी यहाँ सबसे पहले कहीं नहीं है। तो यहाँ सबसे फिर उसके बाद से आता है फोकवेज। फोकवेज को हिंदी में कहते हैं जनरीति। तो जनरीति यहाँ हमारी दो जगह है। तो जनरीति के बाद से आ जाती है आपको कस्टम, जिसको कहते हैं हम प्रथा। तो प्रथा आ गई हमारे यहाँ सेकंड नंबर पे। तुम्हारा आंसर मिल गया सी। उसके बाद से आता है मोड्स, जिसको कहते हैं हम लोकाचार। उसके बाद से आता है इंस्टीट्यूशन। तो फॉर्मूला याद रखना है IHFCMI। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हम लोग इजी गोइंग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है। ए विवाह, बी समकक्ष व्यक्ति समूह, सी परिवार, डी नातेदारी। तो यहाँ हम देखें तो विवाह क्या है? एक संस्था है, क्योंकि संस्था क्या होती है? हमारे कार्यविधियों, नियमों, प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है, तो उसे हम संस्था कहते हैं। तो यह विवाह क्या है? एक संस्था है। परिवार जब हम नियम और कार्य प्रणाली के रूप में देखते हैं तो यह भी एक संस्था है। और नातेदारी व्यवस्था भी क्या है? संस्था का रूप है। समकक्ष व्यक्तियों का समूह हो गई। समूह मतलब क्या होता है? व्यक्ति है जिसे हम देख सकते हैं, मूर्त है, तो अर्थात यह हमारा संस्था नहीं हो सकता है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कथन और कारण है, इसे हमें बताना है। और कथन है, संस्थाएं व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो निरंतर पुनरावृत्ति के रूप में प्रयोग के कारण आदत बन गई हैं। इसका कारण क्योंकि, जैसे हम क्योंकि जोड़ देंगे तो इसका इजीली हमें आंसर मिल सकता है। क्योंकि जोड़ने से समझ में आ जाएगा। अगर यह सेट सही बैठेगा तो क्योंकि का उत्तर मिल जाता है। अगर क्योंकि का उत्तर नहीं मिलता है तो अर्थात ये इसका स्पष्टीकरण नहीं होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि संस्थाएं व्यवहार के वे प्रतिमान है जो निरंतर पुनरावृत्ति के रूप में प्रयोग के कारण आदत बन गई है, क्योंकि संस्थाओं ने व्यक्तियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता की है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ आदत की बात की है कि हमारे निरंतर हम जो व्यवहार करते हैं इससे हमारी आदत बन जाती है। और यहाँ आवश्यकताओं की बात की है। तो ए और आर दोनों तो सही हैं, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण यह नहीं करता है। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, धार्मिक कर्मकांडों को निम्न में से क्या माना जाएगा? धार्मिक कर्मकांड जो है, ऑप्शन ए संस्था, बी समिति,
सी समुदाय, डी संगठन। तो धार्मिक कर्मकांड क्या है? यह एक संस्था मानी जाएगी क्योंकि इसके अंतर्गत हम नियमों और कार्यप्रणालियों को रूप में हम कार्य करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो इसलिए यह संस्था हो जाएगा। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण संस्था की अवधारणा का सूत्रपात किसने किया है? जस्ट मैंने अभी इसका उत्तर दिया। ऑप्शन ए है पार्सन्स, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी गॉफमैन, ऑप्शन डी मीड। तो संपूर्ण संस्था की बात कौन करता है? गॉफमैन महोदय करते हैं। उनकी बहुत सारी फेमस बुक है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, स्टिग्मा इत्यादि, इस तरह की बहुत सारी बुक्स इनकी आई हुई हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, परिवार को सामाजिक संस्था मान लेने पर निम्न में से क्या सत्य नहीं होगा? अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार को संस्था और समिति दोनों ही रूप में हम देख सकते हैं। जब इसकी कार्य प्रणाली की बात करेंगे तो यह संस्था के रूप में कार्य करता है, और हम जब व्यक्तियों के रूप में देखते हैं तो यह समिति के रूप में कार्य करता है। तो इसलिए परिवार को समिति और संस्था दोनों माना गया है। तो यहाँ क्या सत्य नहीं होगा? तो परिवार में विवाह भी होता है तो यह संस्था है, परिवार से नातेदारी भी चलती है तो यह संस्था का रूप है, पारिवारिक व्यवसाय है जो कार्य है वह भी संस्था का रूप होता है। लेकिन माता पिता क्या है? यह व्यक्ति के रिश्तों के नाम हैं, तो अर्थात यह व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, तो यह क्या है? संस्था नहीं है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही है, यह किसका कथन है? ए जिन्सबर्ग, बी डेविस, सी जॉनसन, डी मैकाइवर। तो यह एक कथन है जिसको जिन्सबर्ग महोदय ने बताया है। तो संस्थाएं क्या है? संस्कृति का हृदय है। तो यह कथन जिन्सबर्ग का है। सीधा सा आंसर 7 का आंसर हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका मानना है कि स्कूल एक दमनकारी संस्था है? ए मार्क्स, बी पार्सन्स, सी इवान इलिच, डी जॉनसन। तो स्कूल की बात इवान इलिच महोदय करते हैं और स्कूल को एक दमनकारी संस्था के रूप में मानते हैं। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक संस्था के प्रकार को अगोचर एवं गोचर के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया है? ए किंसले डेविस, बी मैकाइवर, सी गिलिन व गिलिन, डी आर के मर्टन। तो यहाँ हम देखें तो संस्था तो है लेकिन संस्था के प्रकार की बात हो रही है, और गोचर और अगोचर अर्थात प्रकट और अप्रकट प्रकार। तो इसकी बात कौन करता है? इजीली आप बता सकते हैं। प्रकट और अप्रकट प्रकार की बात कौन करता है? मार्टन महोदय करते हैं। मार्टन से संबंधित वीडियो बना हुआ, प्रकार पर उनके क्या विचार हैं इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए और इस चीज़ को क्लियर कीजिए। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कथन है ए हम संस्था के एक घटक सदस्य नहीं बन सकते हैं क्योंकि संस्था कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका है। तो ये बिल्कुल क्या कहता है कि हमें कथन और कारण को बताने की सही है, गलत है, या स्पष्टीकरण है या नहीं है। तो इसमें क्या कहता है कि हम संस्था के सदस्य नहीं बन सकते। बिल्कुल सही बात है। मैकाइवर पेज ने भी कहा है कि हम संस्थाओं के सदस्य नहीं है, समिति के सदस्य होते हैं, और संस्था क्या है? कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। तो बिल्कुल सही है। तो अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से संस्था का प्रकार नहीं है। कौन सा संस्था का प्रकार नहीं है? ए परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करना, बी सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, सी सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना, डी मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो संस्था से संबंधित वीडियो देखिए और इसका उत्तर आप खुद ही ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी इसका उत्तर इजीली दे सकेंगे। तो चलिए आज का जो MCQ है आई थिंक आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।